दोस्तों हम इस वीडियो में हम कंपनी एक्ट 1956 के जो प्रोविजंस है और जो कंपनी एक्ट 2013 के दो प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे जो कि डील करते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड मर्जर्स एंड अमालगमेशन से रिलेटेड। तो ये कंपनी एक्ट 1956 के जो 2013 से पहले जो भी पिटीशन फाइल की जाती थी वो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर फाइल की जाती थी, जिसके प्रोविजंस थे 391 सब पार्ट 2 और सेक्शन 394 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। 2013 के बाद अब ये प्रोविजंस बन गए हैं सेक्शन 230 एंड 232 जो कि डील करते हैं। सेक्शन 230 डील करता है कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट्स और सेक्शन 232 जो है वो डील करता है मर्जर्स एंड अमालगमेशंस। तो ये प्रोविजंस थे सेक्शन 213 एक्ट के अंदर, वो उससे मॉडर्नाइज कर दिया है फ्रेमवर्क को ताकि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जा सके और जिसका एम्फसाइज मुख्य उद्देश्य जो है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी और क्रेडिटर्स और मेंबर्स को प्रोटेक्शन के लिए। और सेक्शन 391 सब पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जो पावर थी वो हाई कोर्ट के पास पावर दी गई थी कि वो सैंक्शन करें कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट अगर वो अप्रूव हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स या मेंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हो 3/4 ऑफ इट्स वैल्यूज मीन 75% की जो वैल्यू के अगर स्ट्रेंथ के अगर जो क्रेडिटर्स और मेंबर्स हैं वो अप्रूव करते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तभी जो हाई कोर्ट है वो सैंक्शन करती थी, उनके पास पावर थी कि वो सैंक्शन कर सकती थी कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अगर वो अप्रूव किए जाते हो मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स। और जो अब ये इक्विवेलेंट प्रोविजंस बन गए हैं वो बन गया है सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट जो कि डील करता है कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और द मेंबर्स। अब की सिमिलरिटीज के दोनों प्रोविजंस की वो ये थी कि इसमें अप्रूवल की आवश्यकता होती थी जो मेजॉरिटी ऑफ पर्संस जो रिप्रेजेंट करते थे 3/4 इन वैल्यू और जो क्रेडिटर्स या मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट हैं और उनकी वोटिंग में जो जब मीटिंग होती है उसमें अगर प्रेजेंट होते हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। तो अब यहाँ पर बताया जो कोड जो थी वो बन गई थी NCLT मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो बन गई थी, उनके पास पावर दे दी गई है कि वो सैंक्शन कर सकते हैं स्कीम को। और सेक्शन 394 जो कंपनी एक्ट था 1956 का जो कि डील करता था प्रोसीजर को डील करता था कि जो फैसिलिटेट करता हो अमालगमेशंस मींस मर्जर्स दो या उससे अधिक कंपनियों के बीच में, ये बताता था कि जो लीगल फ्रेमवर्क क्या है जो ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज को और राइट्स फ्रॉम एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में। तो इक्विवेलेंट प्रोविजंस अब 2013 के जो बन गए हैं वो बन गया है सेक्शन 232 ऑफ द कंपनी एक्ट जो कि डील करता है मर्जर्स एंड अमालगमेशन प्रोसेसेस से। अब दोनों की सिमिलरिटीज क्या थी? सिमिलरिटीज इन दोनों की ये थी कि ये ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज और लीगल प्रोसीडिंग्स है फ्रॉम द मर्जिंग कंपनी टू द मर्ज्ड एंटिटी। जो एक मर्ज कंपनी मर्ज हो रही है दूसरी जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें जो जितने भी इनके जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं और इसमें अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है जो कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स जो हैं उनके अप्रूवल की आवश्यकता होती है। और NCLT का जो ट्रांजैक्शन सैंक्शन है मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का जो सैंक्शन होना की आवश्यकता होती है अगर तभी स्कीम जो है इफेक्ट पे आ सकती है। और अब चेंजेस क्या आ गए हैं कंपनी एक्ट 2013 में कि पहला जो शिफ्ट है वो NCLT के पास चला गया, पहले हाई कोर्ट के पास था, अब जो जुरिस्डिक्शन जो है वो NCLT को दे दिया गया है। तो जिसमें जुरिस्डिक्शन थी अप्रूवल ऑफ द स्कीम्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट और अमालगमेशंस वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम हाई कोर्ट अंडर एक्ट 1956 एक्ट से NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अंडर 2013 के एक्ट में। एडिशनल सेफगार्ड ये थे कि सेक्शन 230 सब पार्ट 2 जो इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जिसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट की डिस्क्लोजर की आवश्यकता है और डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो स्कीम के अंदर है। और ये एक फास्ट ट्रैक मर्जर्स बन गया है। सेक्शन 233 जो कंपनी एक्ट है वो एक मैकेनिज्म बना दिया है जिसका कि ताकि जो फास्ट ट्रैक मर्जर्स में तेजी से मर्ज किया जा सके दो स्मॉल कंपनीज के बीच में और एक होल्डिंग कंपनी एंड इट्स फुल होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में। होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ये चीज आ गई है इसमें फास्ट ट्रैक मर्जर्स। अब ये आ गया है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के बीच में। सेक्शन 234 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है वो अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में जिसमें इंडियन कंपनीज को इनेबल किया है कि वो मर्ज कर सकती हैं फॉरेन कंपनीज के साथ अंडर सर्टेन कंडीशंस में। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी है उसके ऊपर हम चलते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है? जैसे यह बताया था कि वैल्यूएशन रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है एक प्रकार का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है किसी सर्टिफाइड वैल्यूअर द्वारा
जो डिटरमाइन करता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर्स का। और वो इंश्योर करता है कि जो प्रपोज स्कीम है कॉम्प्रोमाइज की, अरेंजमेंट की, जो मर्जर्स की, वो फाइनेंशियली इक्विटेबल हो। सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो जितने भी हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। अब पर्पस क्या है इस वैल्यूएशन रिपोर्ट का, ताकि इंश्योर किया जा सके जो स्वैप रेशियो है वो फेयर हो ड्यूरिंग द मर्जर, और किसी भी पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कोई प्रमोटर हो गया किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द शेयर होल्डर्स का, तो ताकि उनको कोई किसी प्रकार के विशेष लाभ ना मिल सके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ट्रांसपेरेंसी भी आ सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब दूसरा बात थी कि डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या थे। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं फाइनेंशियल डीलिंग्स के कंपनी और पार्टीज जो रिलेटेड में है, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, की मैनेजर पर्सनल्स हो गए, सब्सिडरीज और एसोसिएटेड कंपनीज हो गए, और क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑफ द अबव हो गए। अब क्यों डिस्क्लोजर की आवश्यकता क्यों है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है अगर इसे मैनेज ना किया जाए प्रॉपर्ली, और इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस इंश्योर करता है जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो एक आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो, और ना इसलिए ये साइफंड ऑफ ना किया जा सके किसी रिसोर्सेज को, जिससे अनफेयर एडवांटेज किसी सर्टेन पार्टीज को दिया जा सके। अब यह बताया है कि डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट क्यों है स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट में। एक पहला चीज है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हो गए, लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटर, उनको असेस किया जा सके अगर उनको लगे कि अगर वो स्कीम जो है वो फेयर है और कोई किसी को बेनिफिट नहीं किया जा रहा हो, किसी इनसाइडर्स को। और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है इसमें, जैसे एनसीएलटी है वो मांगती है कि डिस्क्लोजर्स जो है, ताकि रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लोजर की, ताकि तभी वो स्कीम को अप्रूव कर सकती है, और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट के लिए, ताकि जितने भी इंटरेस्ट है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और उनको किसी अनफेयर प्रैक्टिस का के लिए कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। अब उदाहरण के तौर पे अगर दो कंपनीज हैं वो मर्ज करना चाहती हैं, तो पहले उनको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो देनी होगी। वो दिखाया जाए उस रिपोर्ट में कि जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है वो डिसाइड किया जाएगा, कितने शेयर थे कंपनी बी के जो शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए को ने रिसीव किए हैं, और डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि लोन दिया है किसी कंपनी ए ने प्रमोटर को जो शेयर्स ओन्ड कर रहा है कंपनी बी के अंदर, ताकि मिस यूज ऑफ फंड्स को रोका जा सके। अब ये डिस्क्लोजर जो है वो इंश्योर करने चाहिए कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है वो फेयर हो, जस्ट हो और ट्रांसपेरेंट हो, और किसी भी स्टेक होल्डर्स को अनफेयरली अफेक्टेड ना हो इस चीज को रोकने के लिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।